नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और साथ में जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक रूप से सहायता भी करते रहें। रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस कहावत का सबसे अच्छा एक उदाहरण जो है वो कल यूरोपियन पार्लियामेंट ने प्रस्तुत किया है। जी हाँ, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो कहती है कि साहब की मणिपुर में जो है वो बड़ी हिंसा हो रही है, उस पर उनको बड़ी चिंता है। अरे भाई यूरोपीय वाले, तुमको फ्रांस में हिंसा हुई उसके ऊपर तो तुमने किसी भी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया। उसके अलावा लगातार कहीं ना कहीं जो ये इस्लामी हैं ये तमाशा करते रहते हैं। तुमने जो है वो पूरे यूरोप को एक धर्मशाला बना दिया है, इस तरह की धर्मशाला बना दिया है जिसमें कोई भी कभी भी कहीं भी आ सकता है और बाद में जाकर जो यूरोप के अलग अलग देश हैं उनमें बैठ के फिर अपना इस्लामी एजेंडा आगे बैठा सकता है, बढ़ा सकता है। उसके ऊपर तो तुमको कभी रेजोल्यूशन लेने की चिंता नहीं आई, जबकि बात ये हो रही है कि सारे देश जो हैं वो इस यूरोपियन यूनियन से ही तंग हैं। अब यूरोपियन यूनियन को क्या लेना देना भाई, तुम्हारा भारत से क्या लेना देना? तुम क्या अभी तक अपने आप को ये समझते हो कि यूरोप ही भारत के ऊपर शासन कर रहा है क्या? या यूरोप अभी उसी स्थिति में है जिसमें वो 1950 में था या 1960 में था, और जिसमें वो सोचता है कि भारत तो एक बहुत ही दुर्बल, बहुत ही निर्धन, बहुत ही गया बीता, बहुत ही पिछड़ा, बहुत ही पिटा हुआ सा एक देश है जिसके ऊपर उनको केवल दया करनी चाहिए यूरोप वालों को, और दया करने के साथ साथ उनको लगातार हमें उपदेश देते रहना चाहिए, यूरोप वालों भूल जाओ। ये भारत जो है ये 21वीं सदी का भारत है, 2023 का भारत है। और 2023 का भारत जो है वो तुम्हारे यूरोप की जितनी भी इकॉनमी है ना इस वक्त, जितनी भी, उसमें एक जर्मनी को छोड़ के सबसे ऊपर है, और जर्मनी भी पीछे रहने वाली है कुछ ही दिनों में। तो फिर तुम्हारी औकात है क्या? तुम्हारे जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि तुम्हारी जो पूरी की पूरी जो पब्लिक है वो अपना काम स्वयं नहीं करना चाहती, आलसी है, कम काम करना चाहती है, मज़े ज़्यादा करना चाहती है, अपने देश के प्रति निष्ठावान नहीं है, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान नहीं है, अपने समाज के प्रति निष्ठावान नहीं है। और ये लोग जो हैं वो चले हैं भारत को उपदेश देने, जहाँ भारत में आज भी वो सारे के सारे जो सनातन मूल्य हैं वो उसी प्रकार से जीवित हैं। उनमें थोड़ा बहुत ह्रास यदि हुआ भी है तो अभी पिछले 5-7 वर्षों में जो सनातन का पुनर्जागरण आरंभ हुआ है उससे सारा का सारा अब ठीक होने की स्थिति में है। बात कर लिए तुमने मणिपुर की। मणिपुर में मेजॉरिटेरियनिज्म हो रहा है। मणिपुर में हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन जो है वो यूरोप बना रहा है। वहाँ पे जो भी तमाशा है वो आरंभ कुकी ने ही किया था, और उसमें जो है जो चर्च है उसका रोल बिल्कुल स्पष्ट है। और पहले तुमने किसी ने कुछ नहीं कहा, तुमने ये सोचा कि भाई हम पहले कुकियों द्वारा एक प्रकार की हिंसा करवा लेंगे और उसके बाद फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्ला गुल्ला करके किसी भी प्रकार के प्रतिकार का परिमार्जन कर लेंगे, उसको रोक लेंगे। लेकिन भाई मेतेई जो हैं वो कम तो है नहीं, वो तो पुराने क्षत्रिय हैं, वो तो सबसे अपने को पुराना क्षत्रिय मानते हैं। वो तो अर्जुन उनका दामाद है। वो आज भी अर्जुन की वीरता के किस्से सुना के सुन के उनकी बातचीत करके बड़े हुए हैं, तो वो किसी भी अर्जुन से अपने को कम नहीं मानते। तो पहले 4 दिन जब कुकी ने उत्पात मचाया और मेतेई घरों पर, निरपराध लोगों पर, निहत्थे लोगों पर हमले कर दिए, हमले करने के बाद उनको वहाँ से
निकाल दिया। निकालने के बाद उनके ऊपर अत्याचार किए। तो वो सब होने के बाद में जब मैतेई ने प्रतिकार आरंभ किया तो ये सारे के सारे चिल्लाने लगे और बोलने लगे, अरे पापा बचाओ, फादर बचाओ, पोप बचाओ। अरे इनके पोप के जो वो बैठे हुए हैं किराएदार यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में, वो अब जागे हैं। पूरे यूरोप का सत्यानाश अब इन्होंने कर लिया। अब ये सोचते हैं कि इनका अभी भी ये अधिकार है कि ये भारत में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कर सकते हैं। भारत में आपको किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ये भारत ने आपको बता दिया, भारत ने खरी खरी सुना दी, ऐसी खरी खरी जो यूरोप ने कभी भी आज तक सोचा भी नहीं होगा कि भारत सुना सकता है। और भारत ने क्या खरी खरी सुनाई। एक बात तो सीधी कही कि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है और हम सक्षम हैं, हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो काम करती हैं, वो क्रियाशील हैं, वो आपके यहाँ की तरह वो डिफंक्ट नहीं हो गई हैं। और दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात कही कि तुम्हारी जो मानसिकता है वो अभी भी वही औपनिवेशिक है, कॉलोनियल है। अभी भी तुम जो है अपने आप को स्वामी और भारत को गुलाम समझते हो। तो ये जो मानसिकता है इसको छोड़ दो। इसी मानसिकता के कारण तुम्हारे जो है यूरोप से भाग के गया ब्रिटेन बाहर। ब्रिटेन बाहर क्यों गया? कभी आप लोगों ने सोचा है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर क्यों गया? ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर इसलिए गया कि ये जो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन है ये एक ग्लोबलिस्ट और लेफ्टिस्ट के कब्ज़े में है। और ये ग्लोबलिस्ट और लेफ्टिस्ट जो एजेंडा चलाते हैं वो एजेंडा इस प्रकार का है जिसमें पूरा का पूरा एक केंद्रीय शासन इनकी इच्छा है। और वो केंद्रीय शासन का आरंभ था, ईयू जो था इनका पहला प्रयोग था। ईयू के प्रयोग के बाद फिर ये जो है ईयू किसके कहने से आया? ईयू के पीछे भी अमेरिका का हाथ है, जो अमेरिकन लेफ्टिस्ट जो बैठे हुए हैं उनका हाथ है। तो ये जो वाम पंथ है ये एक ऐसा वायरस है जो जिसके भी सिस्टम में, जिसके भी शरीर में यदि इसका प्रवेश हो जाए तो उसका बचना लगभग असंभव होता है। भारत में क्या है कि भारत में इससे बहुत बड़ी इम्यूनिटी है, भारत में इस वायरस के प्रति बड़ी प्रतिरोधक क्षमता है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बड़े लेफ्टिस्ट, नेहरू जैसे, इंदिरा जैसे और ये कांग्रेस पार्टी जैसे, इन्होंने 60-70 साल शासन करने के बाद भी वो जो वायरस था उससे इन्फेक्ट नहीं करा पाए भारत के शरीर को, क्योंकि वह एक धार्मिक स्थान है। धर्म का वहाँ पर जो बोलबाला है उसके कारण ना तो ये वहाँ धर्म में आस्था कम कर पाए। अभी प्यू रिसर्च ने जब वहाँ रिसर्च की तो पता चला कि 97% आज भी पूरी तरह से धार्मिक है और जो शेष 3% हैं वो भी धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते। कोई 0.000001% टाइप के लोग जो हैं वो जो वामपंथी होते हैं और जो कुछ प्रकार के हमारे पागल किस्म के होते हैं उनको छोड़ दीजिए, वो तो कहीं भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी सिस्टम में मिल जाएंगे। लेकिन भारत की प्रतिरोधक क्षमता ये समाप्त नहीं कर पाए। भारत का जो परिवार के प्रति जो भारत में प्रतिबद्धता है, आस्था है, वो भी कम नहीं कर पाए। तरह तरह के ये कानून ले आए 498A जैसे, जिससे परिवार नष्ट हों, जिससे कि लोग विवाह कम करें। इतना सब होने के बाद भी यहाँ परिवार के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है और हमें पूरी आशा है, हम पूरी तरह से इस मामले में पॉजिटिव हैं कि ये जो परिवार को नष्ट करने वाले जो उपाय किए गए हैं, और ये किए भी गए थे, जो कांग्रेस शासन में किए गए थे, आज भी हालांकि वो जो कीड़ा है वो हमारे कई संस्थानों को खाया जाता है और जो हिंदूवादी संगठन भी बनते हैं
वो भी जो है अपने को कहीं ना कहीं जो तथाकथित वामपंथ प्रगतिवाद है उस वामपंथी प्रगतिवाद के पीछे भागते हुए देखते हैं। लेकिन अब उनको हम धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई जो बहुत सारी तुम बातें करते हो ना वो कुछ नहीं, तुम वामपंथ की नकल करते हो और कुछ नहीं करते हो। अपनी अस्मिता ढूंढो, अपना स्वयं का धरातल ढूंढो, अपनी स्वयं की पृष्ठभूमि जांचो और उस पर बिल्कुल जड़ों की, मजबूत जड़ों की सहायता से खड़े रहो। तब ये यूरोपियन पार्लियामेंट जैसी एक कृत्रिम संस्थाएं, बिल्कुल यूरोपियन पार्लियामेंट एक कृत्रिम संस्था है, इसने यूरोप का सर्वनाश कर दिया। और अभी जो ये लेटेस्ट हुआ है, जानते हैं क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि फ्रांस भी इस यूरोपियन यूनियन से निकलने के रास्ते ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि जो फ्रांस में हिंसा हो रही है, जो फ्रांस में इस्लामी तांडव हो रहा है, जो फ्रांस में वामपंथ का एक प्रकार से उत्कर्ष हो रहा है, उस सब के पीछे इस यूरोपियन यूनियन का यदि सीधा सीधा हाथ नहीं है तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन अवश्य है। और उससे बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि इस यूरोपियन यूनियन के कुचक्र से बाहर निकले। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ये सहन नहीं कर पाया कि भारत और फ्रांस आपस में मिल बैठें, आपस में अपने सामरिक रिश्ते और अधिक सुदृढ़ करें और ये भी बात करें कि किस तरह से फ्रांस जो है वो अमेरिका के कब्ज़े से बाहर निकल सकता है और अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। भारत ने जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो अमेरिका के साथ साथ एंगेजमेंट भी करता है और अमेरिका से अलग भी रहता है, उसके एजेंडे पर नहीं चलता। फ्रांस भी वही रास्ता भारत से सीखना चाहता है, इसलिए यूरोपियन पार्लियामेंट को बड़ी कचोट हो रही है। और हाँ, हमारी जो रोमन एम्प्रेस हैं उनका तो फिर ये इसमें कुछ ना कुछ अगर डीप जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा ही। वैसे तो इन्होंने तो हमारे एम्बेसडर को ही फ्रांस में लेफ्टिस्ट ने कब्जे में ले रखा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि हम सब सावधान हैं, हम सब पूरी तरह से चेतना युक्त हैं और इस चेतना युक्त भारत का अब विश्व में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वहीं जाएगा। आपको ध्यान हो, एंगस मैडिसन जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जब बताया था कि भाई मुग़लों के आने से पहले भारत जो था 35% जीडीपी कमांड करता था पूरे विश्व की, और वो 35% जीडीपी में जो भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी वो विश्व में सबसे अधिक हुआ करती थी। और धीरे 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 स्थिति ये हुई कि पहले तो वो घट के हुई 22% तक मुग़लों के शासनकाल के अंत तक, और बाद में अंग्रेज़ तो उसको ले गए 1% तक। पूरी तरह से इस यूरोपियन उपनिवेशवाद ने भारत को ध्वस्त कर दिया था। 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से निकाले इन्होंने। लेकिन अब समय आ गया है कि यूरोप और ये यूरोपियन पार्लियामेंट इसकी भरपाई करे। वो भरपाई कैसे होगी? वह आर्थिक शक्तियाँ स्वयमेव कर देंगी। इस चेतनायुक्त भारत को प्रणाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।